चलो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का अगर वेंटेज देखा जाए तो आप एसएससी जीडी एग्जाम में इसका वेंटेज कम है, बट थोड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस या जैसे आने वाला सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम है, बीएसएफ एचसीएम और या फिर सीआईएसएफ एचसीएम अदर एग्जाम्स के लिए ये अपने एक अलग ही वेंटेज रखने वाला है। इसलिए वर्णमाला से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहला पॉइंट है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम मतलब आ या फिर आ, यहाँ से जो चीज़ें शुरू हो उनको वर्णमाला कहते हैं। और जिसका वर्ण है ना, वर्ण का मतलब होता है अक्षर जिसे बिल्कुल तोड़ा ना जा सके। वर्ण कोई अपने आप में पूर्ण अक्षर होता है। जैसे आप का लगा लो, आप जैसे का है, आप इस का को कहीं नहीं तोड़ सकते। अब इसी हिसाब से वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण। अगर इसको भी अगर हम थोड़ा आगे जाके तोड़ेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो कहलाएगी आपकी शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की अगर बात की जाए तो शब्द कहलाएगी। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वो होगी वर्ण। जैसे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है हमारी शब्द। जैसे हम कोई भी एक नाम लेंगे, जैसे हम नाम लिया राहुल, तो राहुल पूरा एक शब्द हुआ, ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हो गई। ठीक है, और हम बात करें वर्ण जो लिखित इकाई है, अब ये हुआ जैसे हम कोई भी बोल दो आ, ऐसे हमारा ये हुआ एक वर्ण। ठीक है, अच्छा अब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करेंगे तो वो होती है आपकी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, जो आपके मुंह से किसी भी क्षण किसी भी वक्त निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। अगर ध्वनि की भी सबसे छोटी इकाई हो वो होती है आपकी स्वनेम। स्वनेम ध्वनि की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब आए वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। अब हम सबको पता है, हमने बचपन से इस बात की तैयारी की हुई है, इतना हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब आज हम अपना स्वर को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बचेगा तो उसे अगली क्लास में कवर करेंगे, वरना अन्यथा हम अगले वीडियो में वर्णमाला के अगले भाग व्यंजन को लेके आएंगे। ठीक है, हम अब बात करते हैं शुरुआत से स्वर की। स्वर, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहा जाता है। मतलब जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े, व्यंजन की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वर होते हैं। जैसे आ ई उ ये सब ओ तक, ये आपके स्वर कहे जाते हैं। अगर बात करें व्यंजन की, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी एक उठा लो, जैसे आपने क को लिया, का में देखो आपको नीचे हलंत मिलेगा, प्लस में आपको एक स्वर मिलेगा, तब जाके आपका पूरा ये क बनेगा। अन्यथा आपका पूरा का नहीं है, ये का में जो हलंत लग के आधा ही का जोड़ा जाता है इसको, इसीलिए। ठीक है, और आप कोई भी जैसे आप ख उठा लो, ख, तो ख में हलंत है, ये आपका ख व्यंजन है। अगर इसमें आप एक स्वर जोड़ दोगे अ, तो तब आपका ये ख पूरा बनेगा, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट की तरफ। जैसे ख अ, जैसे समझाया हुआ है इसी को उस हिसाब से। ठीक है, और अब बात करते हैं जैसे हम जैसे कोई भी आप एक अगला वर्ड उठा लो, च, च में जैसे हलंत लगता है तो आप उसमें प्लस में एक स्वर जोड़ के उसे पूरा बना के हम उसे च बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात होती है अयोगवाह की। तो अयोगवाह होते हैं आपके छोटी अंग और बड़ी अंग, जिसे आप विसर्ग बोल सकते हो। तो अयोगवाह आपके दो होते हैं। अच्छा अगर बात के स्वर की बात करते हैं फाइनल, अब लिखने के आधार पर स्वर कितने, एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि स्वर लिखने के आधार पर कितने होते हैं और बोलने के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन दिया जाए तो वो आप लगा ही दोगे, अगर दोनों ही ऑप्शन आपके दिए जाए तो आप 11 को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, जैसे लिखने के आधार पर स्वर होते हैं 11। ठीक है, और बोलने के आधार पर होते हैं 10। इसमें क्या है कि जो ऋषि होता है, ऋषि को बोलने के आधार पर स्वरों में नहीं गिना जाता, उससे फिर आप व्यंजन में गिनती कर लेते हो इस हिसाब से। अच्छा स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले तो ह्रस्व स्वर, जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे, वो होता है ह्रस्व स्वर। जैसे ह्रस्व स्वरों को बोलने में जैसे आप छोटा आ या फिर छोटी ई या छोटा ऊ, ठीक है, और एक राजसी, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे र, उ, आ, ई, इन्हें ह्रस्व स्वर बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं दीर्घ स्वर की हम। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर की टोटल संख्या होती है वो होती है इनकी 4। ठीक है, अच्छा जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7, जो कि ह्रस्व से दुगना समय लेते हैं बोलने में। और इनको आप संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको इनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे आगे जब संधि में इनको बनाना सीख जाओगे, जैसे अ प्लस अ बराबर मिलके आपका बनेगा आ, तो इसका मतलब दो स्वरों का मेल होके ही तीसरा स्वर निकला है, तो इसको इसीलिए हम संयुक्त स्वर कहेंगे।
ठीक है। अब बात आई प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वो होता है जो ह्रस्व से 3 गुना समय लगे बोलने में। जैसे आपको एक कोई शब्द बोल रहे हो, जैसे आपको बोलना है कि लंबा बोलना है राम, तो उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपको कोई शब्द बोलना है, जैसे आप एक ओम, तो इसे एक लंबा समय देंगे बोलने के लिए, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है, जिससे बोलने में ह्रस्व से भी 3 गुना समय लगता है, ठीक है। अब आओ जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करने के लिए। अगर हम जीभ के आधार पर स्वरों को देखेंगे तो जीभ के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है आपका अग्रस्वर, ठीक है। अग्रस्वर वो होता है जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाए। आप इन चीजों को घर पे बोल के भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो होते हैं अग्रस्वर। और अच्छा, इनकी याद करने की थोड़ी ट्रिक होती है। अग्रीय, अग्रीय से तो आप मान सकते हो अग्र, ठीक है। और ई ए, इसका मतलब होता है कि हमें ई और ए दोनों, ई छोटी ई बड़ी ई और छोटी ए और बड़ी ए, यानी ए आई, ई ए आई, अग्री ए। इसलिए ये इसकी ट्रिक से आपसे याद भी रख सकते हो कि जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, और अग्रस्वर जो होते हैं उसके अगले हिस्से से बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। बात आई मध्य स्वर की। मध्य स्वर जिनको बोलने के लिए जीभ का मध्य भाग काम करता है। ये सिर्फ एक होता है मध्य स्वर, जिसकी गिनती आप आ में करते हो, ठीक है। इसलिए इसको याद करने की ट्रिक भी मान भी नहीं सकते, क्योंकि अकेला होता है। अगर आप बात करोगे पश्च स्वर की, तो जिसके लिए ना जीभ का पिछला भाग काम करता है, जिसके लिए जीभ का पिछला भाग काम करता है, वो होता है आपका पश्च स्वर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक तरह से देखा जाए तो जैसे बड़ा आ, उ और ओ, ठीक है। अब पश्च स्वर, इससे आप एक ट्रिक बना सकते हो इसके लिए कि पीछे, और ये तो हमने अपनी साइड से जोड़ा है आऊंगो, ये एक ब्रज भाषा होती है, ब्रज भाषा में बोला जाता है आऊंगो। तो इसका मतलब आ उ, दोनों उ लग गए और ओ, ठीक है। गो में ओ आपका आ रहा है। इस ट्रिक से आप आऊंगो, इस ट्रिक से आप इसको भी याद रख सकते हो। पश्च स्वर जो होता है कौन सा होता है, ठीक है। अब आया मुख खुलने के आधार पर स्वर। जो इंसान का मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है समव्रत स्वर, समव्रत स्वर जो है, ठीक है। अच्छा, समव्रत स्वर में ना लगभग इंसान का मुंह बंद रहता है। आप इसे बोल के ट्राई भी कर सकते हो, जिसमें कि आपके लिए दोनों आ और दोनों ई का यूज होता है। ऊ और ई, ठीक है, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। समव्रत स्वर जो होता है इसे बोलने के लिए इनका यूज, क्योंकि इसकी अब ट्रिक भी एक है छोटी सी, देखा जाए तो इसे आप ट्रिक में बना सकते हो। सुई, सुई मतलब समव्रत, सा से तो आया समव्रत, और ऊ और ई सुई, इसकी आप इसे ट्रिक मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आई आपकी अर्ध समव्रत की, ठीक है। अर्ध समव्रत में क्या होता है कि इसमें ना आपका मुंह लगभग आधा बंद रहता है, ठीक है। और अर्ध समव्रत में आपका मुंह लगभग आधा बंद रहता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, इसलिए अर्ध समव्रत में इसकी गिनती करी जाए शुरुआत ऐसे हमारी, ठीक है। तो ये अर्ध भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अर्ध भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अर्ध असली में ये लिखा जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें मुंह लगभग आधा बंद रहता है। तो इसमें अर्ध समव्रत में आते हैं 2 प्रकार के। एक तो आता है आपका छोटा ओ, ठीक है, और आता है बड़ी ए। तो इससे आप एक तरह देख सकते हो अर्ध समव्रत के लिए जैसे अपने यहाँ सुई लगाया, ऐसे ही वहां पे आप वो लगा सकते हो ओ ए, इसकी ट्रिक के तौर पे ओ ए, ठीक है। अब आती है बात विवर्त की। विवृत होता है जिसमें कि मुख लगभग पूरा खुला हो इंसान का, जिसमें मुख लगभग पूरा खुला होता है। इससे आप एक विवर्त में एक ही शब्द आता है, इससे आप बोलते हैं आ, जिसमें इंसान का मुंह लगभग पूरा खुला होता है, इसलिए इसे विवर्त बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, बात आई अर्धविवर्त की। ये भी दो टाइपिंग मिस्टेक है, बट इसको अर्धविवर्त में लेंगे। इसमें मुंह लगभग आधा खुला होता है, ठीक है। ये होता है अर्धविवर्त आपका, ठीक है। अच्छा, अर्धविवर्त में 3 आपके स्वर आते हैं बोलने के लिए। छोटा आ, एक सेकंड, छोटा आ और बड़ा ओ और छोटी ए। अर्धविवर्त में 3 स्वर आते हैं बोलने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आती है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 2 प्रकार के होते हैं जाति के आधार पर स्वर। जैसे सजाती है, जिसके लिए मतलब जो कि सेम जाति बोलते हैं, आप बोलोगे ना, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था अ प्लस आ बराबर हमारा आ बना, ऐसे आप ई प्लस ई करके बड़ी ई बना दोगे, ऊ प्लस ऊ करके बड़ा ऊ बना दोगे। इसलिए इसमें सेम जाति के जो जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको सजातीय स्वर बोला जाता है। ये सजातीय स्वर हमारे जो है 6 होते हैं बस, आ ई और ऊ, ठीक है। अब बात आई विजातीय स्वर की। विजातीय स्वर हमारे जो गिने जाते हैं ये होते हैं, जैसे विजातीय स्वर हमारे 4 होते हैं, जैसे ए आई और ओ औ। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, इनको मिलाओगे छोटी, तो हमारे छोटी ए बनेगा, इसीलिए इसको जो विजातीय स्वर कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब आई हवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे जैसे हम, ठीक है। अच्छा, हवा की स्थिति के आधार पर जो होते हैं स्वर होते हैं दो प्रकार के हवा की स्थिति के आधार पर। एक होता है अनुनासिक और एक होता है निनुनासिक, ठीक है। अच्छा, जो अनुनासिक जो होते हैं ना, वो होते हैं जैसे सबसे लास्ट में, जैसे आप चंद्रबिंदी लगा दो, जैसे छोटी अंग या बड़ी अंग, जैसे आप चांद लिखोगे, चांद में कोई शब्द आया या चंद्रबिंदु लगा, इसलिए इसमें मतलब अनुनासिक लगेगा। अच्छा, जो होता है जो निनुनासिक होता है ना, उसमें सिर्फ मुंह से आवाज आती है। जैसे आप छोटा आ बड़ा से लेकर ई ई उ उ ए ऐ ओ औ, मतलब बड़े ओ तक के जितने भी स्वर आएंगे आपके, वो सारे निनुनासिक में आएंगे, और जो विसर्ग और अयोगवाह होते हैं ये आपके निनुनासिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ जो स्वरों की ध्वनि होती है ना, स्वरों की जो ध्वनि होती है, अब हम ध्वनि पर काम करना, ध्वनि को पढ़ेंगे एक बार। इसको जो है जैसे आपको